बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का पार्ट 3 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। कौन सा टॉपिक चल रहा है? ये स्पेशल फीचर्स जो हैं वो हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के देख रहे थे। जैसे कि पहले ही बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है वो तबाहकुन होगा, दिमाग के फ्यूज़ आपके उड़ाएगा। पिछले 2 पार्ट जिन बच्चों ने पूरे देखे हैं, सबसे पहले तो उनको मुबारक हो, उन्होंने पूरे पार्ट देखे हैं, एक एक चीज़ को नोट किया है, उनके कमेंट्स मैंने देखे हैं, मुझे बेहद खुशी हुई है। और उनको भी वो चीज़ें सीखने को मिली होंगी जो इससे पहले उन्होंने सुनी ही नहीं कहीं कि ये क्या है। तो ये हम कर रहे थे स्पेशल फीचर्स आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हो चुका। अब जो आते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी, ये हमारा दूसरा स्पेशल फीचर है। बाइंडिंग एनर्जी, इसकी डेफिनेशन एज इट इज़ लिखूंगा मैं, जो कि बुक में लिखी हुई है, ठीक है। और फिर आपको समझाता हूँ ये बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है। आ जाओ भाई। हाँ, डेफिनेशन इसकी देख लीजिए क्या है। अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी required, amount of energy required to separate the constituents, to separate the constituents, constituents का मतलब है parts, parts of a bound system, of a bound system, that is atoms, nuclei, atom, nuclei, particles। ठीक है भाई, ये डेफिनेशन लिख ली। अब ज़रा इसको फील भी कर लें। एनर्जी का आसान सा मतलब तो ताकत होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट, और ये आयरन का पीस है, Fe, आयरन का पीस है। बचपन से देखते हुए आ रहे हैं ना, आप कोई मुश्किल बात नहीं बता रहा। ये आयरन का पीस आपके पास यहाँ है, आपने यहाँ पकड़ा हुआ है, अपने आपके हाथ में है, यहाँ पकड़ के रखा हुआ है आपने। आप इसको थोड़ा सा आगे लेके आएंगे, कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा और आगे लेके आएंगे, जैसे ही आप इसको यहाँ से यहाँ लाते हैं और इस आयरन के पीस को यहाँ से यहाँ लाते हैं, ये आपके हाथ से निकलता है और जाके मैग्नेट से चिपक जाता है। ये चिपक गया। ऐसे ही बचपन से देखते आ रहे हैं, मैग्नेट आयरन गेम तो खेला होगा ना आपने, ऐसे ही है सब कुछ। तो अब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ये आयरन का पीस जो है, इसको हटा दें, आप इनको अलग अलग कर दें, तो आप बोलेंगे सर कोई मुश्किल काम नहीं है। आप हाथ से पकड़ेंगे, आयरन के पीस को अलग कर देंगे, मैग्नेट को अलग कर देंगे, ऐसे ही है। इसमें तो कोई मुश्किल की बात नहीं। मुश्किल की बात अब होगी अगर ये जो मैग्नेट है ये इतना बड़ा हो और ये आयरन का पीस इतना सा हो। आपको पता है मैग्नेट अगर इतना बड़ा होगा तो इसकी पावर भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और ये आयरन का पीस जो इतना सही है, ये जब इसके साथ चिपक जाएगा ऐसे, अब आपके लिए इसको हटाना इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। किस सेंस में आसान नहीं होगा? हटा अगर ले भी लेंगे तो आपको ठीक ठाक ताकत लगानी पड़ेगी, ऐसी बात है। अगर ये तजुर्बा नहीं हुआ तो इतना बड़ा मैग्नेट तो नॉर्मली मिलता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इतना बड़ा मैग्नेट, और अगर इससे भी बड़ा मैग्नेट हो तो आपसे हटेगा ही नहीं। तो पहले वाले केस के अंदर तो आपने इसको, मैग्नेट को और आयरन के पीस को आसानी से अलग कर लिया। दूसरे वाले केस में जब इतना बड़ा मैग्नेट है और ये आयरन का पीस है, इसको आपने खींच तान के आयरन के पीस को किसी न किसी तरह अलग कर ही लिया, ठीक है। लेकिन अगर इस बोर्ड जितना बड़ा मैग्नेट है और ये आयरन का पीस इससे चिपका हुआ है, तो आप करते रहें कोशिश, आपके अकेले के बस की बात नहीं होगी। तीनों केसेस के अंदर आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं।
इसी ताकत को एनर्जी कहा जाता है, इसी ताकत को एनर्जी कहा जाता है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप क्या करना चाह रहे हैं? आप हटाना चाह रहे हैं। यही बात है ना, आसान लफ्ज़ों में इस आयरन के पीस को हटाना चाह रहे हैं। इसी हटाने को अगर मैं कहूँ रिमूव करना चाह रहे हैं तो गलत होगा क्या? और ये रिमूव करने के लिए आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? ताकत अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी ताकत को अगर मैं एनर्जी कहूँ तो गलत होगा क्या? सबसे पहले वाले केस में आपने अपनी बहुत थोड़ी एनर्जी इस्तेमाल की और इस आयरन के पीस को रिमूव कर लिया। दूसरे वाले केस में जब इतना बड़ा मैग्नेट था तो आपने इस आयरन के पीस को रिमूव तो कर लिया, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ी। और अगर इतना बड़ा मैग्नेट का पीस है, उससे ये आयरन चिपका हुआ है, तो इसको आपसे अब ये हट ही नहीं रहा। आपने पूरी ताकत लगा दी। आपने एक दोस्त को और बुलाया, बोला यार इसको हटाओ किसी तरह। तो 2-3 दोस्तों ने मिल के उस आयरन के पीस को लगाया। मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी का आपको इस्तेमाल करना पड़ा इस आयरन के पीस को रिमूव करने के लिए। क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको? अब आप ज़रा एक एटम के अंदर चलें। एटम के अंदर भी एग्जैक्टली यही सिस्टम है। ये जो मैं कहता हूँ ना कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, ये बड़ा यूनिक सिस्टम है एक एटम का, अल्लाह ताला ने जो डिज़ाइन किया है। ठीक है, क्या है इसके अंदर? एक एटम के अंदर यही मैग्नेट और आयरन का ही गेम है। कैसे? ये एक एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है। इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इनके इर्द गिर्द शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ऐसा ही ये एक मुकम्मल सिस्टम है। इसको कहते हैं बाउंड सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें सब चीज़ें एक दूसरे से बाउंड हुई हुई हैं। बाउंड हुई हुई मतलब बाइंड हुई हुई है, चिपकी हुई है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैग्नेट से वो आयरन का पीस चिपका हुआ था ना, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस सेंटर में इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, जो प्रोटॉन्स हैं बहुत सारे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इनसे चिपके हुए हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैग्नेट से वो आयरन चिपका हुआ। लेकिन यहाँ पर जो, और इस तरह ये एक बाउंड सिस्टम बन रहा है जिसमें सब एक दूसरे से बाइंड हुए हैं, बंधे हुए हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स का एक सिस्टम है और ये सब के सब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज रखते हैं और बीच में जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिव चार्ज रखता है। तो इन सब के दरमियान क्या मौजूद है? बाइंडनेस मौजूद है। ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव हैं, जितने प्रोटॉन हैं, उनसे बंधे हुए हैं, परफेक्टली बंधे हुए हैं। समझ में आ गई? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अभी मैंने बताया मैग्नेट के साथ वो आयरन का पीस बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है, बाइंड हुआ है। अब आपको मैग्नेट से वो आयरन का पीस हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ा था। यही बात थी। यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर भी अगर आप इलेक्ट्रॉन को अलग करना चाहते हैं या प्रोटॉन को ही निकालना चाहते हैं, प्रोटॉन वैसे न्यूक्लियस में से न्यूक्लियर रिएक्शन में ही अलग होता है, वरना तो आम केमिकल रिएक्शंस में नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन्स को ही अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो सोचिए ज़रा, फिर क्या आपको एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। वो एनर्जी जिसने बाइंड कर रखा है, बाउंड कर रखा है। क्योंकि आप देखें, आप इस इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? अपनी एनर्जी का। आसान लफ्ज़ों में अपनी ताकत का। यही बात है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो इस प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, बाइंड हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तक ये अपनी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। एग्जैक्टली यहाँ पर भी एनर्जी का इस्तेमाल है, यहाँ पर भी एनर्जी का इस्तेमाल है। ये भी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी तो एक दूसरे से बाउंड हुए हैं। प्रोटॉन्स जो है अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखने में, और इलेक्ट्रॉन्स भी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोटॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखने में। यह एक ऐसा यूनिक सिस्टम है जिसके अंदर सब एक दूसरे को खींच के रखना चाह रहे हैं और एक दूसरे के साथ जकड़े हुए हैं, बाउंड हुए हैं अपनी अपनी एनर्जी की मदद से। अब अगर आप कहीं से मुंह उठा के आ जाते हैं, आप बोलते हैं कि भाई मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहता हूँ, तो आपकी जंग हो जाएगी यहाँ पर इस सिस्टम के साथ। आपकी जंग हो जाएगी मतलब आपकी एनर्जी की जंग हो जाएगी यहाँ पर इन एनर्जीज़ के साथ।
ये एनर्जीज़ जो कि इस सिस्टम को कायम रखना चाह रही हैं आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के, बाइंड होके, और दूसरी कौन सी एनर्जी आपकी है जो इस सिस्टम को ख़राब करना चाहती है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहती है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहती है, तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहती है। बात को समझ आ रही है आप? यही सिस्टम आपको एक एटम में भी नज़र आता है, यही सिस्टम आपको एक मॉलिक्यूल में भी नज़र आता है। H2O, ये मॉलिक्यूल ले लें, 3 एटम्स का ग्रुप है। अब इस डेफिनेशन की तरफ चलें। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी एग्जैक्टली ये एनर्जी है। अब कौन सी एनर्जी? वो एनर्जी जो कि आपकी है, जिसकी मदद से आप इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाह रहे हैं, या वो एनर्जी जो कि इन पार्टिकल्स की आपस में मौजूद है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से बाइंड हुए हुए हैं। ये कौन सी एनर्जी? अगर देखा जाए तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एक ही होगा। कैसे एक ही होगा? जो आप लगाना चाह रहे हैं इसको रिमूव करने के लिए, और ये जो ये लगाना चाह रहे हैं आपस में जुड़ने के लिए। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। बाइंडिंग एनर्जी, पहले तो इसको समझ लीजिए। बाइंडिंग एनर्जी ऐसी एनर्जी जिसकी मदद से बाउंड हो रहा है सिस्टम, जुड़ रहा है सिस्टम, जैसे कि इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लें। अमाउंट ऑफ एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो मिकदार रिक्वायर्ड, जिसकी नीड है, रिक्वायर्ड जिसकी नीड है टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब पार्ट्स ऑफ अ बाउंड सिस्टम। यहाँ जो बाउंड सिस्टम है वो एटम है, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स जो हैं ये क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये हैं। ठीक है, और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट, एनर्जी की वो मिकदार जिसकी ज़रूरत है कि उससे आप क्या करें? टू सेपरेट, अलग करें, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, फ्रॉम अ बाउंड सिस्टम, किसी बाउंड सिस्टम में, जैसे कि एटम। इस एनर्जी को, जो एनर्जी आपकी है, जो एनर्जी आपकी है, जिसकी मदद से आप जो है वो यहाँ से इस बाउंड सिस्टम में से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। अपनी जिस एनर्जी का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो एनर्जी जो कि आपको रिक्वायर्ड है, जिसकी मदद से आप रिमूव कर सकें, सेपरेट कर सकें, अलग कर सकें इस बाउंड सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, इसके पार्ट्स को, उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक हो गई बात? तो ये बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कहलाती है। अब आगे चलते हैं। बात हमारी चल रही है कौन से एलिमेंट्स के ऊपर? आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो कहलाते हैं। ठीक है, उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर ये भी एक डी ब्लॉक एलिमेंट जो है, अगर हम उसकी बात करेंगे, उसके अंदर कोई एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, जिनको हमने 4 सीरीज़ में डिवाइड किया हुआ है, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ और 6D सीरीज़। इसमें से एक हम 3D सीरीज़ की बात करते हैं पहले। 3D सीरीज़ की, 3D सीरीज़ मैंने आपको बताया इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं। इसके अंदर जो है वो स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, स्कैंडियम है ऑब्लिक टाइटेनियम, वेनेडियम, वी आ गया, और क्रोमियम है, Cr आ गया, मैंगनीज़ है, आयरन है, मैंगनीज़ आ गया, आयरन आ गया, और कोबाल्ट है, Co, और जो है निकल है, Ni, और फिर क्या है? कॉपर है, Cu, और उसके बाद जिंक है, Zn। पेरियोडिक टेबल में ये आपको कहाँ नज़र आएंगे? पेरियोडिक टेबल के अंदर ये आपको मिड में नज़र आएंगे, इस जगह पर। कौन से पीरियड में? ये 3D सीरीज़ जो है ये कौन से पीरियड में आपको नज़र आएगी? 4th पीरियड में, 4th पीरियड। अगर आप पेरियोडिक टेबल में देखेंगे 4th पीरियड से यहाँ से आपको स्कैंडियम नज़र आएगा, टाइटेनियम नज़र आएगा, वेनेडियम नज़र आएगा, क्रोमियम, मैंगनीज़, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, और आखिर में जिंक आपको नज़र आएगा। आप देख सकते हैं पेरियोडिक टेबल में ये 4th पीरियड में। ठीक है भाई, तो यहाँ मैंने लिख दिए क्योंकि अब हम जो ट्रांजिशन मेटल्स की बात कर रहे हैं, आउटर ट्रांजिशन की मेटल की बात कर रहे हैं, उनको हमने 4 सीरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। एक सीरीज़ 3D सीरीज़ जो है, 3D सीरीज़ जो है, ये केस स्टडी के तौर पे ही हम लेंगे, इसी के एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो इसके जो एलिमेंट्स ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? वैरायटी ऑफ एटम्स है ना। स्कैंडियम का जो एटम है टाइटेनियम के एटम से अलग है,
वैनेडियम का अलग है, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, ये जितने भी हैं ये क्या है, एलिमेंट्स हैं ना। एलिमेंट्स मतलब इनके अंदर क्या है, एटम्स हैं। तो सारे अपनी अपनी जगह पर एक बाउंड सिस्टम है, सारे अपनी अपनी जगह पर एक बाउंड सिस्टम है। तो सिर्फ बाउंड सिस्टम यही तो नहीं होगा ना आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। आपने एस ब्लॉक एलिमेंट देखें शुरू वाले पीरियोडिक टेबल में, ये वाले, क्या यहाँ पर बाउंड सिस्टम नहीं होगा? बिल्कुल यहाँ भी बाउंड सिस्टम होगा। आपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स देखे, क्या यहाँ पर बाउंड सिस्टम नहीं होगा? बिल्कुल बाउंड सिस्टम होगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो सारे एटम्स ही हैं ना, ये भी एटम्स की फैमिलीज़ ही हैं ना, मुख्तलिफ एटम्स की फैमिलीज़ ही हैं सारी की सारी इस एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर और पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर भी, यहाँ पर भी एटम्स की फैमिलीज़ हैं। तो हर एटम जिस फैमिली के से भी ताल्लुक़ रखता हो, सोडियम का एटम हो, मैग्नीशियम का हो, कैल्शियम का हो, ठीक है, सब अपनी अपनी जगह पर एक बाउंड सिस्टम है। सब एटम जो हैं वो मजमुआ है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का और पॉजिटिव प्रोटॉन्स का। ये जो न्यूक्लियस और उसके बाहर शेल्स का जो सिस्टम है, बाउंड सिस्टम, हर एटम किसी भी एलिमेंट का हो, सब अपनी अपनी जगह पर एक बाउंड सिस्टम रखते हैं। तो इसका मतलब सब एलिमेंट्स अपनी अपनी जगह पर बाइंडिंग एनर्जी भी रखते हैं। सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई बाइंडिंग एनर्जी होगी, वो एनर्जी जिसकी मदद से इन बाउंड सिस्टम में से किसी इलेक्ट्रॉन को आप अलग करें, दूसरे इलेक्ट्रॉन को अलग करें, उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो ये बाइंडिंग एनर्जी यहाँ इन नटशेल अगर बात करूँ तो पूरे पीरियोडिक टेबल में हर बाउंड सिस्टम यानी कि हर एटम की अपनी अपनी जुदा है, किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है। इसी तरह ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं, आउटर ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं, इनकी भी बाउंडिंग एनर्जी जो है वो होगी। और आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से सिर्फ एक सीरीज़ 3D सीरीज़ के हम जो एलिमेंट्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे यहाँ पर। अभी ये बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसको मैं मिटा नहीं रहा, ये आप भी जो है ना वो बना लें इसी तरह। अच्छा भाई, क्या रिप्रेजेंट्स करती हैं बाइंडिंग एनर्जी? रिप्रेजेंट्स बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट रिप्रेजेंट्स। बाइंडिंग एनर्जी जो है वो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की क्या रिप्रेजेंट करती है? ये हेडिंग डाल लें। ये रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेंथ ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस, स्ट्रेंथ ऑफ द attractive forces holding the system together, holding the system together। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है सारे आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? किस चीज़ की नुमाइंदगी कर रही है? आपको इससे क्या पता चल रहा है? आपको स्ट्रेंथ का पता चल रहा है। किस चीज़ की स्ट्रेंथ का पता चल रहा है? ताकत का पता चल रहा है। आपको स्ट्रेंथ का पता चल रहा है। किस चीज़ की ताकत, स्ट्रेंथ का पता चल रहा है? ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस, उन अट्रैक्टिव फोर्सेस की ताकत का पता चल रहा है। होल्डिंग द सिस्टम टुगेदर, जिन अट्रैक्टिव फोर्सेस ने उस सिस्टम को बांध के रखा हुआ है एक जगह पर। मिसाल के तौर पर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस हो गया, ये शेल, ये शेल, ये शेल, इनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर अगर हम इसकी बात करेंगे, इसकी, इस एटम की अगर हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? इसकी बाइंडिंग एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स और इन प्रोटॉन्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है कि इन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान जो है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है जिसने इस सिस्टम को खड़ा करके रखा हुआ है, उसकी ताकत कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। समझ में आ गई बात? इसको, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो है हमारे पास मेन चीज़ क्या है? जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, उसकी मेन की पॉइंट क्या है उसका? ये बात मत भूलिएगा कि की
की पॉइंट जो है किनका, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, वो क्या है कि उनका जो डी सब शेल है, डी सब शेल है, ये इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट है, या फिर हम इसको दूसरा नाम एक और देते हैं, पार्शली फिल्ड है, पार्शली फिल्ड है। डी के अंदर आपको पता है ना 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये 5 ऑर्बिटल्स हो गए, ये डी, एक ऑर्बिटल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हैं, कुछ को छोड़ के, कुछ ट्रांजिशन, कुछ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे जितने भी हैं, किसी भी सीरीज़ के हैं, 3D सीरीज़ के हैं, 4D सीरीज़ के हैं, 5D सीरीज़ के, 6D सीरीज़ के, इनका डी सबशेल जो है, इसमें जो ऑर्बिटल्स हैं, इसमें पूरे 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हैं। ये इसका की पॉइंट है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, ये बात बोलिएगा। किसी के अंदर पूरे डी सब शेल के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, कुछ ऐसे होंगे जिसमें 4 होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिसमें 5 होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिसमें 6 होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिसमें 7 होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिसमें 8 होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिसमें 9 होंगे। तो एक की कमी आपको नज़र आएगी, पूरे 10 नहीं होंगे, या तो 1 होगा, या 2 होंगे, या 3 होंगे, या 4 होंगे, या 5 होंगे, या 6 होंगे, या 7 होंगे, या 8 होंगे। पूरे 10 की जो इसकी गुंजाइश है वो नहीं होंगे, माँ सिवाय कुछ को छोड़ के, जिनमें पूरे के पूरे 10 आपको नज़र आएंगे। वरना तकरीबन आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो डी ब्लॉक है, जो डी सब शेल हैं उनके, वो कंप्लीट नहीं है। इस बात को जहन में रखिएगा, ठीक है भाई। अच्छा, अब अगला पॉइंट लिख लें आप, ये लिख लिया, अगला पॉइंट लिख लें। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी बुक से ही मैं ले रहा हूँ, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी इज़ हायर देन अदर। अब यहाँ पर क्वेश्चन लिख लीजिए, छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। बाइंडिंग एनर्जी इज़ हायर देन S and P block element, S and P block elements. Why? क्यों भाई? S ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी है, P ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी है, लेकिन जो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी हायर क्यों है? Why? तो इसका जवाब लिख लीजिए, आंसर। यही टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार समझाता हूँ आपको। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ देयर न्यूक्लियस, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ देयर न्यूक्लियस, ऑफ देयर न्यूक्लियस with outermost d electrons, with outermost d electrons, ये वजह है। S ब्लॉक एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी कम है, P ब्लॉक एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी कम है, D ब्लॉक एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किसके दरमियान है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, उनके जो एटम्स हैं, उनके न्यूक्लियस और उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो डी सब शेल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के और न्यूक्लियस के दरमियान जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ देयर न्यूक्लियस विद आउटर मोस्ट डी इलेक्ट्रॉन्स। ये आउटर मोस्ट डी इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे? आउटर मोस्ट शेल के होंगे। आउटर मोस्ट शेल के अंदर कौन से सब शेल के होंगे? एस के होंगे नहीं, पी के होंगे नहीं, डी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जो अभी मैंने बनाया था उसके दरमियान। ठीक है भाई, ये भी आपको जवाब मिल गया। अच्छा, एक और पॉइंट लिख लीजिए इसके हवाले से। बाइंडिंग एनर्जी जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ज़्यादा भी होती है और कम भी होती है। बाइंडिंग एनर्जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ज़्यादा भी होती है, कम भी होती है। तो इंक्रीज़ कब हो रही है?
बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज कब हो रही, पॉइंट लिख लीजिए, अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड, यानी कि लेफ़्ट टू राइट अगर आप जाएंगे, जैसे ये मैंने पीरियड बनाया हुआ है ना, ये मैंने पीरियड बनाया हुआ है, ये जगह कम है इस वजह से मैंने निकल कॉपर जिंक को नीचे लिख लिया, वरना आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो फोर्थ पीरियड है ये, फोर्थ पीरियड है ये। तो इसी फोर्थ पीरियड में आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे आप, पीरियड में आगे बढ़ेंगे आप, तो आपको क्या नज़र आएगा, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज नज़र आएगी अक्रॉस अ पीरियड, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, स्कैंडियम की बाइंडिंग एनर्जी कम है, टाइटेनियम की ज़्यादा है, टाइटेनियम की कम है, वेनेडियम की ज़्यादा है, वेनेडियम की कम है, क्रोमियम की ज़्यादा है, तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे पीरियड में आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक तो आपने सही जवाब दे दिया, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए वाई, क्यों भाई, क्यों अक्रॉस द पीरियड जो है वो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, तो इसकी वजह लिख लीजिए। पहली वजह इसकी इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज से मतलब इन एटम्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद का इजाफा। ठीक है, प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ रही है, जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट पीरियड में आगे जा रहे हैं प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ रही है, मतलब इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो बढ़ रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक काम और भी हो रहा है इसके साथ साथ, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी वजह क्या हो रही है, डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। तो आप ग्रुप में और पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जैसे जैसे आगे आप बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ रहा है एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, और क्या घट रहा है, एटॉमिक रेडियस जो है वो घट रहा है। ये दोनों वजूहात जो है मिलके किस चीज़ को बता रही हैं, इस चीज़ को कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। इन दोनों की वजह से बाइंडिंग एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है लेफ़्ट टू राइट पीरियड के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है भाई, अगला पॉइंट लिख लीजिए। अब पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट तो हम आ गए, देख भी लिया बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है, और बढ़ रही है और उसकी वजूहात भी हमने देख ली। अब टॉप टू बॉटम अगर हम देखते हैं ग्रुप वाइज, ग्रुप भी तो है ना, टॉप टू बॉटम, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है बाइंडिंग एनर्जी पे, नोट कर लें। आप एमडी कैट वगैरह इनके पास्ट पेपर्स उठा के देखेंगे, ई कैट के पास्ट पेपर्स उठा के देखेंगे, ठीक है ना, और या फिर आप बच्चे कुछ इंडिया से वहाँ से हैं, जी है, मेंस है, एडवांस है, उनके पास्ट पेपर्स उठा के देखेंगे, उन एमसीक्यूज़ को देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। आप बोलेंगे सर ये तो जो आप बोल रहे हैं ये तो वही एमसीक्यूज़ यहाँ पर आ रहे हैं, ये तो वही एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, वही टेक्निकल बातें हमसे पूछी जा रही हैं यहाँ पर, तो इनको समझ लीजिए। अच्छा, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम अगर आप आ रहे हैं, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो रही है, बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही, अब डिक्रीज हो रही है। ठीक है, वाई, क्यों डिक्रीज हो रही है भाई, इसकी वजह क्या हो रही है, डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, दो वजूहात हो रही हैं, एक तो इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज के डाउन द ग्रुप एटम का साइज जो है वो बढ़ रहा है, इसीलिए बाइंडिंग एनर्जी घट रही है। दूसरी वजूहात है, दूसरी वजह है शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट जो बढ़ रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसी का नतीजा निकल रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। ठीक है भाई, अब तीसरा पॉइंट जो है हमारा, तीसरा स्पेशल फीचर जो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको देख लें।
तीसरा पॉइंट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। आउटर मोस्ट, ये जो हमारे पास आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरिएबल है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल वर्ड निकला है वेरिएशन से। वेरिएशन का मतलब है चेंज, तब्दीली, तगय्युर, मतलब चेंज है, बहुत ज़्यादा इसमें वैरायटी है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। किसके, हमारे आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। जैसे कि पेज नंबर 38 पे आप देख भी सकते हैं, पूरा का पूरा टेबल बना हुआ है। वही 3D सीरीज़ यहाँ पे ली है, आप देखें टेबल में स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज़ है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आगे चलें तो स्कैंडियम के आगे आप बिल्कुल उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखेंगे, +2 +3, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। फिक्स्ड नहीं है, कोई एक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, बल्कि एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है नंबर्स की असाइनमेंट, कुछ नंबर्स असाइन कर दिए जाते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे आपको मिसाल देके समझाऊँ, क्रोमियम को ले लें आप। क्रोमियम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 भी है, ठीक है, और +2 भी है, +3 भी है, +4 भी है, +5 भी है, +6 भी है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं क्रोमियम की। इसका आसान सा मतलब ये हुआ भाई, क्रोमियम जब भी आपको किसी मॉलिक्यूल में नज़र आता है, क्रोमियम के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं ना। क्रोमियम ऑक्सीजन के साथ भी मिलके कोई कंपाउंड बना सकता है, क्रोमियम हाइड्रोजन के साथ भी मिलके कोई कंपाउंड बना सकता है, क्रोमियम क्लोरीन के साथ भी मिलके कोई कंपाउंड बना सकता है। ऐसा हो सकता है ना, जैसे आप हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन कितनी जगहों पे आपको नज़र आता है। वाटर में भी आपको हाइड्रोजन नज़र आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी आपको हाइड्रोजन नज़र आता है, सल्फ्यूरिक एसिड में भी आपको हाइड्रोजन नज़र आता है। कितनी जगहों पर हाइड्रोजन आपको नज़र आता है, कितने कंपाउंड्स में आपको हाइड्रोजन नज़र आता है। बिल्कुल इसी तरह ये क्रोमियम भी बहुत सारे कंपाउंड्स में, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में आपको ये क्रोमियम नज़र आएगा। लेकिन किसी मॉलिक्यूल के अंदर क्रोमियम की वैलेंसी +1 आपको नज़र आएगी, किसी कंपाउंड के अंदर क्रोमियम की वैलेंसी +2 आपको नज़र आएगी, किसी कंपाउंड में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी बार बार इसको वैलेंसी बोल रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +3 नज़र आएगी, किसी कंपाउंड में आपको क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 नज़र आएगी, किसी कंपाउंड में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +5 नज़र आएगी, किसी कंपाउंड में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +6 नज़र आएगी। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हालत। एक वर्ड में अगर आपसे बोलूँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हालत। किसकी हालत, एटम की हालत, एटम की हालत। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं कह रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब एक एटम की हालत है, ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आपको हंसी भी आएगी। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि उसकी, मेरा एक दोस्त है, उसकी हालत ख़राब हो रही है, ठीक है ना, आप मुझसे पूछेंगे सर उस दोस्त की हालत ख़राब हो रही है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से हालत उसकी ख़राब हो रही है। देखें, मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे दोस्त की हालत ख़राब हो रही है, आप मुझसे पूछेंगे सर किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी हालत ख़राब हो रही है। क्या उसके माली हालात ख़राब हो रहे हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट या फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसके माली हालात, पैसा पाई की कमी हो गई है, इस वजह से उसकी हालत ख़राब हो रही है, या उसकी जिस्मानी हालत ख़राब हो रही है, सेहत उसकी ख़राब हो रही है, या मुआशरती हालत ख़राब हो रही है कि सोसाइटी में उसको इज़्ज़त नहीं मिल रही, लोग उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, वजह बला बला बला, बहुत सारी वजूहत हैं। तो जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे दोस्त की हालत ख़राब हो रही है, तो आप पूछेंगे कि भाई सर किस पॉइंट ऑफ व्यू से हालत ख़राब हो रही है। क्या फाइनेंशियली उसकी हालत ख़राब हो रही है, क्या उसकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हालत ख़राब हो रही है, या फिर उसकी माशरती हालत ख़राब हो रही है, सोशल एस्पेक्ट से उसकी हालत ख़राब हो रही है, मॉरल एस्पेक्ट से उसकी हालत ख़राब हो रही है, इखलाकी पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी हालत ख़राब हो रही है। समझ आ रही है बात। तो जब मैं कह रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एक एटम की हालत है, तो आपके जहन में फ़ौरन ख्याल आएगा किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एटम की हालत होती है। इलेक्ट्रॉन गिव, इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन लेना।
इन दो कैटेगरी के अंदर, इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन लेना। जब ये इलेक्ट्रॉन गिव देता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, होता है ना ऐसा, जैसे कि आपने सोडियम के एटम को देखा है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन जब देता है तो फिर ये क्या बन जाता है, सोडियम का आयन बन जाता है। ऐसे ही ये प्लस नहीं है, असल में ये +1 है। ऐसे ही ये सोडियम का एटम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन 11 हैं, प्रोटॉन भी 11 हैं। ये सोडियम का आयन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 हैं और प्रोटॉन इसके पास 11 हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन 11 हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन 10 हैं। क्यों भाई? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे दिया। तो ये क्या है, +1। ये क्या बता रहा है आपको, ये ऐसा क्यों हुआ? जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ऐसी बात है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, एटम की पोजीशन ये हो सकती है कि उसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, या उसने इलेक्ट्रॉन लिया है। जैसे कि क्लोरीन को देखें, ये क्लोरीन का एटम है और ये क्लोरीन का आयन है। इस क्लोरीन के एटम के पास इलेक्ट्रॉन 17 हैं, प्रोटॉन 18 हैं। इस क्लोरीन के आयन के पास इलेक्ट्रॉन 18 हैं और प्रोटॉन 17 हैं। इसमें देखें इलेक्ट्रॉन कितने, 17, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 18, तो ये -1 है। तो ये कब माइनस नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर कब आया? जब इसने इलेक्ट्रॉन टेक लिया, इसीलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। समझ आ रही है बात आपको? तो ये एटम की इन दो में से कोई एक हालत होगी, या तो इलेक्ट्रॉन देने वाली हालत होगी या इलेक्ट्रॉन लेने वाली हालत होगी। अगर इलेक्ट्रॉन देने वाली हालत होगी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाली हालत होगी तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर क्रोमियम की जब मुख्तलिफ हालतें हम देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ एटम्स के अंदर, तो क्लियरली आपको ये सोडियम वाली मिसाल देख के फ़ौरन समझ आ जाएगा कि इसकी कौन सी हालत है, ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, जिसमें इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, 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 जिसमें इसने इलेक्ट्रॉन दिया है। अब क्लियरली आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, इस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इसने 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, इस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, इस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इसने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इसने 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए। लेकिन 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 ये पूरी बात नहीं है, ये पूरी बात नहीं है जी। आप ज़रा इस ऑक्सीडेशन स्टेट को, इस हालत को, जो कि मैं इलेक्ट्रॉन के देने और लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा रहा हूँ ना, एक मिनट ज़रा रुकिए, ये पूरी बात अभी मैंने आपको नहीं बताई, ठीक है? पूरी बात सुनिए। इसको हम कहते हैं डिग्री, ऑक्सीडेशन स्टेट, डिग्री। डिग्री, डिग्री मतलब कितना, हाउ मच, हाउ मच, कितना। डिग्री मतलब कितना, मतलब हाउ मच। कोई एटम इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, दिया नहीं है, इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है, नहीं नहीं, देना चाहता है। साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने ये नंबर्स असाइन करके हमें सिर्फ इतनी बात बताइए कि भाई ये एक एटम है, ये इतने इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये इतने इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो उन्होंने इनकी स्टेट्स बना दी हैं, इनकी हालतें बना दी हैं, जिनको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, कि मुख्तलिफ़ जगहों पर ये हालात इनके होते हैं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं इनकी, कि ये इतना % इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, इतना % इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। तो किसी अगर क्रोमियम, किसी कंपाउंड में आपको क्रोमियम +1 नज़र आता है और किसी में आपको क्रोमियम +3 आपको नज़र आता है, तो इन दोनों का मतलब क्या है कि ये थोड़ा कम जो है विलिंग है इलेक्ट्रॉन को देने के लिए, ये जो है ज़्यादा विलिंग है इलेक्ट्रॉन को देने के लिए, और ये जो है बहुत ज़्यादा विलिंग है इलेक्ट्रॉन को देने के लिए, और ये जो है कम विलिंग है इलेक्ट्रॉन को देने के लिए। लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन अगर हम करें तो ये जो है वो कम विलिंग है इलेक्ट्रॉन को देने के लिए, ये जो है ज़्यादा ख्वाहिश रखता है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, और ये इसी तरह +4 है, इसी तरह +6 है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ख्वाहिश रखता है इलेक्ट्रॉन को देने के लिए। इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है जी, ये बात जहन में रखिएगा। पहले मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन गिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन टेक नेगेटिव, मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। अब खुल के मैंने आपको बात बताई कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने असाइन की हैं इनको मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स के अंदर, उन कंपाउंड्स के अंदर इन एटम्स की विलिंगनेस आपको बताई गई है
इन एटम्स की ख्वाहिश आपको बताई गई है कि ये कितना परसेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, कितना परसेंट इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला केस है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर, सारे आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर, सब के अंदर आपको प्लस 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 ही नज़र आएगा। जैसे कि क्रोमियम की मैंने आपको 6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताई कि मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स में ये मुख्तलिफ़ परसेंटेज इनका है, मुख्तलिफ़ डिग्री इनकी है इलेक्ट्रॉन्स को देने की। कुछ जगहों पर क्रोमियम जो है वो इतना ही सिर्फ इलेक्ट्रॉन देने को विलिंग है, कुछ कंपाउंड्स में क्रोमियम जो है वो इतना ज़्यादा थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन देने के लिए विलिंग है, कुछ कंपाउंड्स में क्रोमियम जो है थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को देने के लिए विलिंग है, कुछ में बहुत ज़्यादा विलिंग है, कुछ में उससे भी ज़्यादा विलिंग है, कुछ में उससे भी ज़्यादा विलिंग है। बात समझ में आई? ये है ऑक्सीडेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की सारी दास्तान जो मैंने आपको बता दी। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं ये इनकी मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, बड़ी वैरायटी है इसके अंदर। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। बात समझ में नहीं आई तो वीडियो बैक करके देखिए, देखनी चाहिए। अगर आप वाकई एमडी कैट एस्पायरेंट हैं, ई कैट एस्पायरेंट हैं, जी मेंस एडवांस नीट इनके एस्पायरेंट हैं, देना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, तो आप वीडियो को दोबारा बैक करेंगे, समझेंगे, वक्त लगाएंगे, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा मामला। ठीक है भाई। अच्छा, अब इनकी रेंज कितनी है? रेंज आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर रेंज जो है ऑक्सीडेशन स्टेट की +1 से लेके, ओवरऑल सबकी बात हो रही है, ठीक है, +1 to +7 है। ठीक है भाई। अच्छा, ये वैरायटी है, देखें कितनी वेरिएबिलिटी है, रेंज कितनी है, सबकी बात बताई गई है। अभी यहाँ पर जो टेबल बनाया हुआ है ना, ये टेबल मैं आपको बता भी देता हूँ, थोड़ा सा सुन लें आप। ठीक है, स्कैंडियम की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, +2 +3। टाइटेनियम की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, +2 +3 +4। वैनेडियम की 4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, +2 +3 +4 +5। क्रोमियम की 6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, +1 +2 +3 +4 +5 +6। मैंगनीज की 6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, +2 +3 +4 +5 +6 +7। आयरन की 5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, +2 +3 +4 +5 +6। कोबाल्ट जो है इसकी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, +2 +3 +4। निकल की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, +2 +3 +4। और कॉपर जो है इसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, +1 +2। और जिंक जो है इसकी सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2। तो ये वैरायटी आपने देखी, तो इसने पूरी रेंज बताई है +1 से लेके +7 तक। अब आपसे पूछे वाई सो वेरिएबिलिटी, वाई सो वेरिएबिलिटी, इतनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी क्यों है भाई? वाई सो वेरिएबिलिटी, इतनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी क्यों है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स में तो नहीं है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में तो नहीं है। ये ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसका जवाब देख लीजिए। उसकी वजह क्या है? बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल एनर्जी difference between 3d and 4s orbitals बहुत थोड़ा फ़र्क होता है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस, बहुत थोड़ा एनर्जी डिफरेंस होता है 3d एंड 4s ऑर्बिटल्स का। अब ये 3d और 4s ऑर्बिटल्स क्या हैं? पिछली वीडियोज़ में आपने देखा होगा, ये बात मैंने बताई है इन आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, कि जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है तो 4s में पहले इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं और 3d में बाद में रखे जाते हैं। 4s जो है इसके अंदर पहले इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं और 3d जो है इसमें बाद में इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। मिसाल के तौर पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लें, ये तरतीब होती है। हालांकि तरतीब ये होनी चाहिए कि पहले 3d आए, तीसरा शेल आए, फिर चौथा शेल आए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पहले चौथे शेल के s में इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, फिर तीसरे शेल के
डी में इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। तो इनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस बहुत थोड़ा होता है और इसी का रिज़ल्ट ये निकलता है कि इतनी वाइड वैरायटी की ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनकी हैं। नोट कर लें इसको भी, ठीक है भाई। अच्छा, और जब ये इतनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? ये जो एनर्जी डिफरेंस 3d और 4s ऑर्बिटल्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस इतना कम है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी है इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि 4s और 3d के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्ड मेकिंग में अपना किरदार अदा करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ 3d and 4s take part in bond formation, तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इतनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी, इतनी ज़्यादा वेरिएबल जो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन ऑफ बोथ 3d एंड 4s टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के सिर्फ आउटर मोस्ट एक ही शेल होता है जिसके इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनके भी आखिर का जो वैलेंस शेल होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो केमिकल बॉन्डिंग में अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन जो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स के दो शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्ड मेकिंग में अपना किरदार अदा करते हैं। एक बिल्कुल लास्ट वाला शेल होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स, और एक जो पेन अल्टीमेट शेल होता है, सेकंड लास्ट शेल होता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड मेकिंग में, केमिकल बॉन्डिंग में अपना किरदार अदा करते हैं। ये बात जहन में रखिएगा, ठीक है। ये भी हो गया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ 3d सीरीज स्कैंडियम टू जिंक, ये भी देख लें सर। ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ 3d सीरीज़। अब सिर्फ 3d सीरीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ से? स्कैंडियम टू जिंक तक है, ये जो मैंने बनाया हुआ भी है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ 3d सीरीज़ स्कैंडियम टू जिंक, यहाँ तक बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंक्रीज़, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है, फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगनीज़, फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगनीज़, यानी कि स्कैंडियम से लेके मैंगनीज़ तक ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको पूरे टेबल की ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताई थी, ठीक है। बट लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिक्रीज़, कम हो रही हैं। इससे मैंगनीज से आप आगे जाएंगे, डिक्रीज फ्रॉम मैंगनीज टू जिंक, मैंगनीज से जिंक तक आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो कम होती चले जाएंगे। मोस्ट कॉमन, एक और पॉइंट लिख लें, मोस्ट कॉमन जो है वो, मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, वो +2 है। सबसे ज़्यादा जो आपको नज़र आएगी वो +2 जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट नज़र आएगी। हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किसके अंदर आपको नज़र आएगी? वो आपको मैंगनीज़ में नज़र आएगी। कितनी? +7, ठीक है भाई। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो कैटालाइटिक एक्टिविटी का होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर का होगा, ठीक है, उसको देखेंगे। ये चैप्टर आपके लिए तकलीफ़देह होगा। देखिए बार बार मैं आपको पहले ही इस चीज़ का एहसास दिला रहा हूँ कि ये तकलीफ़देह होगा, ये मेहनत तलब है।
आप नॉमेनक्लेचर के लिए परेशान हो रहे थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ भी नहीं भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उससे ज़्यादा मुश्किल है, उससे ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।